हेलो एवरीवन। मेरा नाम शुभी है और मैं हूं आपकी एजुकेटर फॉर CUET एग्जाम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 1। सो ये जो चैप्टर 1 है ये एनसीईआरटी से ही लिया गया है। मोस्टली सिलेबस एनसीईआरटी से कवर हो रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्टली एनसीईआरटी के चैप्टर्स ही फॉलो किए हैं। नाउ द थिंग इज कि आप भी पढ़ सकते हैं उसको सेल्फ स्टडी से, बट मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स हाईलाइट किए हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको उन पे फोकस करते हुए अभी पढ़ाऊंगी। एंड उसके अलावा इफ यू नीड द PDF ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर हाईलाइटेड फॉर्म में, सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। ओके, उसका डिस्क्रिप्शन आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में प्लस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो द फर्स्ट चैप्टर जो है सिलेबस का वो है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। ये आपको, अगर सिलेबस के रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन है या आपके पास सिलेबस नहीं है, तो आप सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं सेम टेलीग्राम चैनल से। एंड इसके पहले वाला जो प्लेलिस्ट में वीडियो है, फर्स्ट वीडियो, उसमें मैंने क्लियरली पूरा सिलेबस बताया है, डिस्कस किया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ओके, सो यस, लेट्स जस्ट बिगिन। सो जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स की बात करेंगे। वही इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे फोकस करते हुए हम क्वेश्चंस भी कुछ देखेंगे। ओके, सो geography is basically about trying to study the atmosphere around you. Okay, कैसा environment है, और human geography is focusing basically on कि human society पे geography का क्या impact है, उसको analyze करने के लिए we study human geography. Okay, now we are not going to focus on physical geography as of now क्योंकि वो syllabus में है नहीं। ठीक है, सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट this particular topic. So now, human geography actually try to study the relationship between the physical and natural एंड द ह्यूमन वर्ल्ड। सो जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो नेचुरल वर्ल्ड है और ह्यूमन वर्ल्ड है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, इसको स्टडी करने की कोशिश करता है ह्यूमन ज्योग्राफी। द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फिनोमिना एंड हाउ दे कम अबाउट, द सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारी ऐसी जगह है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोलूं कि वेस्ट बंगाल में स्पेशली कैलकाटा की साइड फिश कंज्यूम करने का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पे नदी है, ठीक है, उसकी वजह से पास में डेल्टा भी है, जिसकी वजह से वहां बहुत ज्यादा फिश जो है ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो आप देख रहे हैं कि कल्चर है फिश कंज्यूम करने का, मछली खाने का। तो वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि वहां की जो ज्योग्राफी है वो ऐसी है कि वहां पे ज्यादा फिश पाई जाती है ज्यादा मात्रा में। सो दिस इज द थिंग। ओके, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ चावल ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, जैसे साउथ में चावल ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। तो व्हाट इज द रीजन एक्चुअली? ज्योग्राफी। तो ह्यूमन कल्चर जो है, ह्यूमन सोसाइटी जो है, वो बहुत डिपेंड करती है अपने आसपास का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उस पे, जो ह्यूमन वर्ल्ड है उस पे। ओके, एंड इसीलिए हम स्टडी करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की। नाउ जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसको बेसिकली स्टडी करने के लिए, या इनफैक्ट ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, geography actually subjected to dualism, and the wide ranging debate started whether geography as a discipline should be lawmaking theorizing, which is nomothetic or descriptive. Now let me tell you, when we talk about idiographic, इडियोग्राफिक मतलब कि डिस्टिंक्टिव चीज की हम बात करेंगे। ठीक है, इडियोग्राफिक इज द अप्रोच दैट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिक एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। स्पेसिफिक होके जब हम बात करेंगे किसी स्पेसिफिक
एरिया की बात कर रहे हैं कि वहां की जलवायु ऐसी है या वहां का एनवायरनमेंट ऐसा है, वहां की क्लाइमेट ऐसी है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट a specific place, when we are trying to understand a specific or study a specific place, then it is basically ideographic. Okay. And when it is trying to make theories which are general, जब जनरल थ्योरी बनाने की बात की जाती है कि ज्योग्राफी का काम है कि जनरल थ्योरी बनाए जो हर जगह अप्लाई हो सके, दैट विल बी कॉल्ड एज नोमोथेटिक. ओके. सो ये एक बड़ा ही दो एरियाज हैं जिसपे कि देखा जाता है एंड फोकस किया जाता है. सो देर इज अ space of dualism in geography. Okay. Now, okay, whether geographical phenomena be interpreted theoretically or through historical institutional approach. Okay, so this is the confusion that we have talked about. This is basically a dichotomy between the physical and human. Okay, now let's move ahead. So this actually मैं बहुत सारा पार्ट स्किप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो ऐसे एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके. सो वही हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि हम कैसे उन पार्ट्स को फोकस कर सकें जो एक्चुअली एग्जाम में आ सकते हैं जिससे क्वेश्चन. ओके. बिकॉज यू डोंट हैव टू राइट अ थ्योरी बेस्ड आंसर. आपको थ्योरी नहीं लिखनी है, आपको लॉन्ग आंसर्स नहीं लिखने हैं. यू जस्ट हैव टू बी स्मार्ट एंड यू हैव टू टेक अ करेक्ट ऑप्शन. राइट. ओके. नाउ इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि ज्योग्राफी को दो पार्ट्स में हम देखेंगे. एक तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर. ये दो पार्ट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे. उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है. ऑल्दो ये रीड करने वाली चीज है एंड मेमोराइज करने वाली चीज है, बट स्टिल आई विल गिव यू a basic understanding. So, human geography defined by Retzel as human geography is a systematic study of relationship between human society and Earth surface. अर्थ की सरफेस एंड ह्यूमन सोसाइटी के बीच की जो रिलेशनशिप है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज ह्यूमन ज्योग्राफी. सो यहाँ पे जो स्पेसिफिक टर्म जिसपे एम्फोसिस किया गया है दैट इज सिंथेसिस. ओके. सिंथेसिस हैज बीन एम्फोसिस्ड हियर. नाउ यही ट्रिक्स आपको एग्जाम में याद रखनी है. ओके. नाउ फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आता है, ये डेफिनेशन दे दी जाती है एंड दे आस्क हु हैज गिवन दिस क्वेश्चन दिस डेफिनेशन. सो यू हैव टू टेक द राइट ऑप्शन. नाउ अगर आपको ये याद रहेगा, क्योंकि पूरी डेफिनेशन याद रखना इज नॉट पॉसिबल, सिलेबस बहुत बड़ा है. राइट. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ट्राई टू रिमेम्बर द टर्म्स कि रेड्जिल ने एम्फेसिस किया था सिंथेसिस पे. राइट. ओके. नाउ ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ the changing relationship between the unresting man and the unstable earth. Okay. So ये basically unresting, unchanging, oh sorry, changing. So this, here we can see a change. So we can see actually dynamic state. Okay. We are talking about dynamic state in this particular definition. This is by C. Semple. So dynamism is the relationship in this particular definition. Okay. Then we see conception resulting from a more synthetic knowledge or the physical laws governing our earth and of the relationship between the living beings which inhabit it. So this definition is basically trying to talk about, is actually offering a new conception of the interrelationship between earth and human being. कि जो there is an interrelationship, उसका एक न्यू पहलू, नया पहलू बता रहे हैं this particular geographer. Okay. Now this is nothing very important. अब हम सीधे बात करते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर. एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन. ह्यूमंस बहुत पहले से केव्स में रहते थे. ठीक है.
जो कंद-मूल फल मिलते थे वो खाते थे, जो पेड़ पे उग जाता था। बहुत सालों तक उनको एग्रीकल्चर भी नहीं आता था, ठीक है? फायर का भी बहुत बाद में पता चला। तो एक समय ऐसा था जब इंसान नेचर के हिसाब से ढल रहा था। जो नेचर में अवेलेबल था उस चीज को कंज्यूम करके, उस चीज का यूज करके, उसका प्रयोग करके इंसान जीवित रहता था, अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से जीता था। बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन ह्यूमंस स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी, जब उन्होंने टेक्नोलॉजी समझना शुरू किया तो उसमें एक शिफ्ट आया। नाउ वो जो शिफ्ट है वही है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। नेचर को ह्यूमन ने अपने हिसाब से डाल दिया, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस जो है ना, उसको हम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं। व्हाई? क्योंकि एनवायरमेंट जो है वो डिसाइड कर रहा है, वो डिसाइडिंग फैक्टर है कि ह्यूमन कैसे रहेगा। ठीक है? अगर बहुत ज्यादा बर्फ वाली जगह है तो ह्यूमन कैसे रहेगा? केव्स में रहेगा। ह्यूमन कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। वो सर्दी को नहीं रोक सकता, बट वो अपने आप को अडेप्ट कर सकता है सर्दी के हिसाब से। ठीक है? तो इंसान अपने हिसाब, अपने आप को जब नेचर के या एनवायरमेंट के हिसाब से परिवर्तित कर रहा है या अपने आप को अडेप्ट कर रहा है विद द एनवायरमेंट, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। ओके, और इसको दूसरे शब्दों में एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोलते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट इज एक्चुअली डिसाइडिंग। ओके, द नेक्स्ट टर्म दैट वी सॉ वाज ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। मतलब एक एग्जाम्पल से समझाने की अगर कोशिश करूं तो जैसे बहुत सर्दी है, ठीक है, बहुत ज्यादा सर्दी है किसी जगह पे और टेम्परेचर इतना डाउन है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो लोगों ने क्या किया, घर बनाए बंद, उसमें हीटर्स लगाए, जिसकी वजह से टेम्परेचर मेंटेन होने लगा, एंड दे स्टार्टेड लिविंग इन द हाउसेस। ठीक है? ऑफिसेज में जब गए तो सेम ऑफिस में दे हैव हीटर्स, जब कार में बैठे तो अगेन दे हैव वार्मर्स। सो दिस इज हाउ एक्चुअली ह्यूमंस स्टार्टेड एक्सक्यूज मी, ह्यूमंस स्टार्टेड चेंजिंग द नेचर अकॉर्डिंग टू देम। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तब ये पॉसिबल हुआ। ठीक है? तो इस फैक्टर को, जो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर है, उसको बोलते हैं पॉसिबलिज्म। ओके, इंपॉर्टेंट टर्म है पॉसिबलिज्म। पहले क्या था कि ह्यूमन सिर्फ अपनी नेसेसिटी के हिसाब से काम कर रहा था। ओके, दे मूव फ्रॉम अ स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू अ स्टेट ऑफ फ्रीडम। दे क्रिएट possibilities with the resources obtained from the environment। environment में जो resources हैं उसको टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने हिसाब से चेंज करना शुरू किया, उसी को बोला हमने ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। नाउ आई विल सजेस्ट यू, वेन एवर यू गेट टाइम, ये वाली स्टोरी को पढ़ना, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। वैसे मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, आप सबको समझ में आ गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। सेकंड, ये भी, ये दोनों आप पढ़िएगा एक बार, आपको बहुत अच्छे से और भी मतलब रिवाइज हो जाएगा एक बार अच्छे से। ओके, yeah, so let's move ahead. Now, when we talk about these two approaches, actually, there is a geographer, okay, his name is G. Taylor. He introduced another concept which reflects a middle path, madhyam marg. Okay, so environmental determinism and possibilism के बीच का एक पाथ जी टाइलर ने बताया, जिसका कि नाम उन्होंने दिया न्यू डिटर्मिनिज्म या फिर स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि या तो सब कुछ एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा या तो सब कुछ ह्यूमन डिसाइड करेगा। देर इज अ मिड वे, एक बीच का रास्ता है। ओके, नाउ इट मीन्स दैट ह्यूमन बींग्स कैन कॉन्कर नेचर बाय ओबेइंग इट। मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं वो नेचर को, नेचर पे तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं जब वो उसकी, जब वो उसको मानेंगे, जब वो उसकी आग मतलब उसकी सारी बातों को मानेंगे, उसकी जरूरतों को समझेंगे। मतलब समुद्र में, समुद्र के पास उसको पाट के अगर बनाते जाएंगे बिल्डिंग, बनाते जाएंगे बिल्डिंग्स, तो एक समय बाद समुद्र विल रिफ्लेक्ट बैक। ओके, हाई टाइड्स आ जाएंगे,
वो जो एरिया होगा जहाँ पे बिल्डिंग्स बने होंगे वो ढह जाएंगे शायद। सो ऐसे काम करने हैं कि जिससे नेचर जो है वो एक्सप्लॉइट ना हो, नेचर को समझते हुए, उसकी जरूरतों को समझते हुए, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए ही हम उसको जीत सकते हैं। और इसमें कोई एक्सट्रीम वे नहीं है, जैसा कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म या पॉसिबिलिज्म में बताया था। इधर और वाली बात नहीं है इसमें, मिड वे की बात है। ओके, I hope you have understood this much. So, who talked about this? Griffith Tyler talked about this. And what was the concept? It was called as neo determinism or stop and go determinism. Okay? So, this is important. Now, एक और एग्जाम्पल इसमें भी दिया हुआ है कि it means that possibility can be created within the limits which do not damage the environment. ऐसा नहीं है कि हमने फैक्ट्री लगा दी, पॉल्यूशन हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हमें मतलब ही नहीं है, हमें तो बस अपना टेक्नोलॉजी का यूज करके और अपनी जरूरतों को पूरे करने से मतलब है। दिस वे इट कैन नॉट हैपन, बिकॉज अल्टीमेटली इट रिफ्लेक्ट्स बैक, वापस हम पर ही आता है, राइट? नाउ the free run which was developed economies attempted to to take has already resulted in greenhouse effect, ozone layer depletion, global warming. So all these things are being caused because we have followed possibilism. But actually में G. Tyler says that ऐसे करने से it will not work. We have to follow a midway, right? Okay. Now there are some school of thought. Let's try to understand वो school of thought क्या बोलते हैं. Welfare or humanistic school of thought in human geography was mainly concerned with the different aspects of social being of the people. These included aspects such as housing, health and education. So जो welfare aspect है, welfare मतलब कल्याण करना, तो वो जो aspect है human geography का, वो सिर्फ इस बात से concern है कि humans जो है उनकी well being, उनकी social well being maintain रहे. So they are just concerned about housing, health, education. Okay. Now, radical school of thought employed Marxist theory to explain the basic cause of poverty, deprivation, and social inequality. नाउ जो रेडिकल स्कूल है उसमें जो कार्ल मार्क्स है उनकी थ्योरी का यूज करके, जो मार्क्सियन थ्योरी है उनका यूज करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि जो पॉवर्टी है या जो गरीबी है, सोशल इनइक्वालिटी है, उसका क्या कारण है. Okay. Contemporary social problems were related to the development of capitalism. Now, I don't know if you have read it in economics or any other subject, but basically, Karl Marx was trying to study the effect of capitalism, how they are actually exploiting the commoners, the laborers. So, basically, when we talk about Marxist perspective, we are actually focusing on the problem of poverty, deprivation, social inequality. So, contemporary social problem जो है वो उसका reason बताते हैं कि जो कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट हुआ है, दैट इज द मेन रीजन, वो मेन कारण है सोशल इनइक्वालिटी का और पॉवर्टी का. ओके. नाउ बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट let great emphasis on lived experience and also on the perception of space by social categories based on ethnicity, race and religion. So जो behavioral school है, it focuses on सोशल कैटेगरीज, कैटेगराइजेशन की बात करता है. ओके. नाउ ये सब इंपॉर्टेंट था. इसके अलावा ये एक पार्ट है जिसमें हम बात करते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी की जो ब्रॉड अगर हम कैटेगराइजेशन देखें उसकी. सो जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसके कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टर डिसिप्लिन बोल सकते हैं हम. जैसे अगर हम बात करेंगे एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, तो ये बेसिकली आया था कॉलोनियलिज्म से पहले, जब एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ था नए एरियाज का. ठीक है. बहुत सारे लोग, बहुत सारे जब नेविगेशन एक्चुअली स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारे लोग ट्रेड की खोज में, कच्चे माल की खोज में एक देश से दूसरे देश जाने की कोशिश कर रहे थे, राइट? एंड उसी का एक कारण था कि इंडिया भी कॉलोनियलाइज हुआ एक समय बाद. ठीक है. उसके बाद लेट कॉलोनियल पीरियड जो था उसमें
रीजनल एनालिसिस किया गया, डिस्क्रिप्शन दिया गया ऑल एस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, कैसा यू नो द बेसिकली द आइडिया ऑफ कि अर्थ का कोई पर्टिकुलर रीजन कैसा दिखता है या पूरा अर्थ कैसे दिखता है। तो बेसिकली एट दैट टाइम जो पार्ट्स हैं उनको स्टडी करने की कोशिश की गई, कि पार्ट्स को स्टडी करके जो पूरा होल है, जो पूरा कंप्लीट अर्थ है, उसकी स्टडी की जा सकती है। ओके, नाउ उसके बाद 1930s के बाद एंड द इंटरवॉर पीरियड जो था उसमें एरियल डिफरेंशिएशन की स्टडी करने की कोशिश की गई। द फोकस वाज ऑन आइडेंटिफाइंग द यूनिकनेस ऑफ एनी रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड व्हाई इट वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर रीजन। क्यों एक पर्टिकुलर रीजन जो है वो दूसरे रीजन से अलग है, क्या रीजन है, क्या उसका रीजन है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे पठार है, तो इस सब का क्या रीजन है। ओके, उसके बाद लेट 1950s एंड लेट 1960s में स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई। मार्क्ड बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल टूल्स, laws of physics were often applied to map and analyze human phenomena. नाउ फिजिक्स का यूज करके बहुत सारे फिनोमिनन को स्टडी करने की कोशिश की गई। ये स्पेस को क्वालिटेटिव रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, क्वांटिटेटिव सॉरी, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। व्हाई वी कॉल इट एज क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन? बिकॉज उसमें स्टैटिस्टिकल टूल्स की यूज करने की कोशिश की गई, मैप्स को एनालाइज करने की कोशिश की गई। तो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, आराम से आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, हमें लगता है छोटा सा पार्ट है, इसको क्या देखना है, लेट्स इग्नोर दिस, बट नो, वी हैव टू सी दिस। ओके, नाउ 1970s इमर्जेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल। ये मैंने अभी आपको बताया था कि क्या है ह्यूमनिस्टिक रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल। ओके, अब दोबारा नहीं बता रही हूँ। नाउ 1990s में पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी आया। सो द ग्रैंड जनरलाइजेशन एंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल थ्योरीज टू एक्सप्लेन द ह्यूमन कंडीशंस वर क्वेश्चन। मतलब कि जो जनरल थ्योरीज बनाई गई थी, कि एक थ्योरी बना दी, उसको यूनिवर्सली जनरलाइज कर दिया गया, ये थ्योरीज को इस फेज में 1990s के फेज में उसको क्वेश्चन किया गया। द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईच लोकल कॉन्टेक्स्ट इन इट्स ओन राइट वॉज एम्फोसिस। किसी भी एक पर्टिकुलर फैक्टर को समझने के लिए, उसकी यूनिकनेस को समझने के लिए, उसके स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी है, उस पर एम्फोसिस किया गया। ठीक है, तो अगर मैं मॉनसून की बात करूं तो मॉनसून को समझने के लिए हमें इंडिया स्पेसिफिक स्टडी करनी पड़ेगी। ओके, सो ऐसे ही इन चीजों पे फोकस किया गया कि हम जनरलाइज नहीं कर सकते, बट वी हैव टू फोकस मोर ऑन द स्पेसिफिक थिंग्स। ओके, नाउ इसके बाद, वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं, बिकॉज वी नेवर नो, एवरीथिंग फ्रॉम एनसीईआरटी इज इम्पोर्टेंट। Now there are sub fields of geography, and there are some inter connectedness between other disciplines also, वो समझने की कोशिश करते हैं। सोशल ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो उसमें उसकी सब फील्ड हो सकती है, बिहेवियरल ज्योग्राफी, सोशल वेलबींग, ज्योग्राफी ऑफ लेजर, कल्चरल ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल, मेडिकल। सो बेसिकली इसमें मेन मेन जो आएंगे, बिकॉज सोशल ज्योग्राफी है तो मेन मेन इसमें सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, वुमेन स्टडी, ओके, ये सारे मेन मेन आएंगे। तो ये सब आप ना एक बार थोड़ा सा इसको एक ग्लेंस पे 3-4 बार देख लेंगे तो आपको यू विल बी एबल टू रिकॉल। ओके, नाउ अर्बन ज्योग्राफी की बात करेंगे तो अर्बन स्टडीज, अर्बन प्लानिंग, ऑल ऑफ दैट। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, या पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इलेक्टोरल ज्योग्राफी, मिलिट्री ज्योग्राफी, ऑल ऑफ दैट। ओके, बहुत डिटेल में नहीं लिखना है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बात होती है डेमोग्राफी में, वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा इस पे क्वेश्चन आ सकता है, दैट इन विच एरिया वी टॉक अबाउट पॉपुलेशन ज्योग्राफी। सेटलमेंट ज्योग्राफी, अर्बन एंड रूरल प्लानिंग की बात करूंगी। नाउ द लास्ट वन इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी, geography of resources, agriculture, industry, marketing, tourism, international trade, all of this will come under economic
geography. Okay, so this was a very small chapter. I will bring the next chapter. But just to gauge your understanding, let's try to see a few questions. इसमें कुछ questions हैं, वही देख लेते हैं. Quickly, let's just see the first question. Objective type ही देखेंगे क्योंकि question exam में वही पूछे जाएंगे. The first question says, which one of the following statements does not describe geography? The first statement is an integrative discipline, study of interrelationship between humans and environment. C, subjected to dualism. D, not relevant in the present time due to the development of technology. Okay. Now, question में underline कर लो, पूछा क्या है? Following statement does not पे encircle कर लो not. ठीक है? So that you do not get confused. बहुत बार ऐसा होता है, trust me, in my experience, I have seen so many students जो नॉट को इग्नोर कर देते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि अरे मुझे तो लगा पॉजिटिव पूछा था बट ये तो नेगेटिव पूछा था, एंड दे लूज मार्क. Okay, and because your exam is also having negative marking, so please be cautious about it. Now the correct answer will be D. Which one of the following is not a source of geographical information? कौन सा source नहीं है geographical information का? Traveler's account, old maps, samples of rock minerals from the moon, and ancient epic. You have to tell me answer for this question. Okay. Now, this is your homework. Solve this question and let me know. I think I should give you at least 3 questions, but let's just read the third one also. Which one of the following is the most important factor in the interaction between people and environment? Okay, you have to tell me. ये अभी हमने देखा भी था. Which of the factor is most important? कौन सा factor most important है for the interaction between people and environment? Okay, we saw this technology. Last one भी homework में दूंगी. क्या question है? Which one of the following is not an approach in human geography?